हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। दोस्तों, जैब एग्जामिनेशन के अंदर एएफएम कंपोनेंट का पेपर हमारा 14 मई को शेड्यूल्ड है और बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस पेपर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा टेंस होंगे, काफ़ी ज़्यादा नर्वस होंगे, लेकिन अपनी नर्व्स को थोड़ा शांत कर दीजिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ छोटी मोटी बातें जो आपको एएफएम के पेपर के अंदर अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करने में मदद करेंगी। राइट। सो सबसे पहले तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी पीपीबी के एग्जाम के अंदर आपके मार्क्स अच्छे हों उसके लिए मेघा मैम ने आपको ऑलरेडी बताई थी। तो ये कुछ जनरल रूल्स तो आप जरूर फॉलो करेंगे। जैसे सबसे पहला है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अटेंड करके आने हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हर क्वेश्चन पे आपको आंसर देकर आना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इन 120 मिनट्स आपको 100 क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व करने होते हैं। हर क्वेश्चन के लिए लगभग 1 मिनट 12 सेकंड का टाइम यहां पर आपको मिलता है, लेकिन आपको पता है कि कुछ क्वेश्चंस यहां पर आपके 2 मार्क्स के हैं, कुछ क्वेश्चंस 0.5 और कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क के हैं। जो आपके 2 नंबर के या 1 नंबर के क्वेश्चंस होंगे वो मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस होते हैं, जिनको पढ़ने में और आंसर करने में हो सकता है कि आपको 1 मिनट से ज्यादा का समय लग जाए। लेकिन जो आपके 0.5 मार्क्स के अराउंड 50 क्वेश्चंस आएंगे, ये क्वेश्चंस आप 1 मिनट से कम समय के अंदर इनको आंसर करने की कोशिश करिएगा। तो यहां पर आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी हो जाता है। जब आप क्वेश्चंस को आंसर करने जाते हो तो वहां पर क्वेश्चन का ऑप्शन सेलेक्ट करके आप उसको आगे नेक्स्ट करते हो, सबमिट करते हो। एक ऑप्शन आपको बुकमार्क करने का भी आता है। बुकमार्क का मतलब है कि कुछ क्वेश्चंस जिनको लेकर के आप आंसर में श्योर नहीं है, उसमें कोई आंसर आप जरूर मार्क कर दें लेकिन उसको बुक मार्क कर देते हैं, तो वो क्वेश्चंस अलग से हाईलाइट होते हैं ताकि आप बाद में जाकर के उन क्वेश्चंस को दोबारा से रिकंसिडर कर सको। तो मेरी आपको सजेशन होगी कि आप जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हो, जो क्वेश्चंस आपको 0.5 मार्क्स के या कम समय जिन क्वेश्चंस पे लगने वाला है उनको फटाफट आंसर करके आप आगे बढ़ते जाइए। जो 2 नंबर के 1 नंबर के क्वेश्चंस है जिनमें थोड़ा सा ज्यादा समय आपको लगेगा, उसको आप एक बार आंसर करके बुकमार्क जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको पता रहे कि अगर बाद में आकर के मुझे इन क्वेश्चंस को देखना है, मेरे पास अगर समय बच जाता है तो मैं इन क्वेश्चंस को बाद में आकर एक बार रिवाइज कर लूंगा, देख लूंगा कि क्या मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं। ठीक है, इसके साथ आपको यह भी ध्यान रखना है दोस्तों कि एएफएम के कुछ टॉपिक्स को रिवाइज किए बिना आप एग्जाम के अंदर अगर जाएंगे तो बहुत दिक्कत वहां आपको आने वाली है। ये कौन से टॉपिक्स हैं, इसके बारे में मैंने आपको लास्ट डे यानी कल की वीडियो के अंदर ऑलरेडी बता दिया था कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं मॉड्यूल ABCD के अंदर इन एएफएम कंपोनेंट जो आपको जरूर रिवाइज करके जाने चाहिए। इसमें आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं, उनको आपको याद करके दोबारा जाने की जरूरत है। आपके जो फॉर्मूलाज हैं वो फॉर्मूलाज आपको याद करके जाने हैं, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाएंगे। इसी के साथ आपको जो वेरियस स्केड्यूल्स हैं जो बैंकिंग कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर से जुड़े हुए हैं, वो आपको याद करके जाने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजों को एक बार रिवाइज करके लास्ट मोमेंट पे आप जरूर जाइएगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपका बैच है, बैच 1, बैच 2, बैच 3, जिस भी टाइम में आपको एग्जाम देने जाना है उसके हिसाब से आप पहले से तैयारी करके बैठिए, क्योंकि आपका एग्जाम 13 और 14, 13 को पीपीबी है, 14 को आपका एफएम का एग्जाम है। तो दोनों एग्जाम के लिए आप लोग अपना जो रूटीन है उसको एकदम सही करके एग्जाम के अंदर पहुंचेगा। ठीक है, इसके बाद ना सिली मिस्टेक्स मैंने देखा है बहुत सारे लोग कर आते हैं कि क्योंकि मल्टीपल स्टेटमेंट के 2 नंबर और 1 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहां पर आप कई बार पूछा गया होता है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो उसको आप ध्यान से चेक करके आइएगा। कई बार लिखा गया होता है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और आप करेक्ट स्टेटमेंट्स का आंसर वहां देकर आ जाते हो। कई बार लिखा गया होता है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो वहां इस चीज को ध्यान में रखकर आप आंसर करिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ 4 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं नीचे ऑप्शंस में कंफ्यूज करने के लिए 1 2 3 4 3 2 4 1, वहां पर आप एलिमिनेशन को अगर आप यूज करेंगे तो ज्यादा चांस होते हैं कि आप अपने करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। और आपको कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा जो 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा समय आप लगाएं और 0.5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें कम समय के अंदर आप लोग सॉल्व करें। ठीक है, तो ये कुछ जनरल टिप्स को आप जरूर दिमाग में रखकर आगे बढ़िएगा। और ये एक चीज एएफएम के स्पेसिफिक आपको बता देता हूं। देखिए, कुछ कॉमन फॉर्मूलाज हैं जो आपको एग्जाम के अंदर बहुत क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे। आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने को बोला जाएगा। 3 बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के। स्ट्रेट लाइन का मेथड होता है, डिमिनिशिंग वैल्यू का मेथड होता है और आपका प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम्स का मेथड होता है। लेकिन ये तीनों मेथड बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो आप बहुत इजीली इन फॉर्मूलाज को याद करके एग्जाम में जा सकते हो। तो डेप्रिसिएशन का तो कोई भी क्वेश्चन जो आएगा वो छूटना नहीं चाहिए हमसे। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अगेन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट चाहे सिंपल हो चाहे कंपाउंड हो, ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। कैलकुलेटर्स आपको अवेलेबल रहते हैं, जो इंटरफेस आपको मिलता है कंप्यूटर के ऊपर, वहां पर भी एक जो कैलकुलेटर है वो आपका अवेलेबल रहता है। वहां पे आप कैलकुलेशंस कर सकते हो कीबोर्ड को यूज करके। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन आप करिए और इंटरेस्ट निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो आप इजीली अप्लाई कर देंगे। ठीक है,
कंफ्यूजन थोड़ी सी यहां से स्टार्ट होती है जब बॉन्ड वैल्यू या एन्युइटीज की प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, या बॉन्ड्स का वाईटीएम कैलकुलेट करना हो, ड्यूरेशन कैलकुलेट करना हो, फॉरेक्स कैलकुलेट करना हो। तो यहां पर आप ध्यान रखिए, अगर आपको न्यूमेरिकल्स को लेकर के कुछ कंफ्यूजन होता है, इन फॉर्मुलाज में आपको कंफ्यूजन होता है, तो आप डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट के अलावा इन तीन में से एटलीस्ट दो फॉर्मुलाज को याद करके जाइए, दो भले स्किप कर दीजिए। आप हो सकता है बॉन्ड वैल्यू और एन्युइटीज की वैल्यू ये कैलकुलेट करने के फॉर्मुलाज याद करके जाओ, और फॉरेक्स और वाईटीएम को छोड़ दो कि यहां पर आपका थोड़ा सा ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट तो जरूर करके आओगे एग्जाम में, ठीक है, लेकिन वहां पर आप थोड़ा सा एजुकेटेड गेस करके भी आंसर दे सकते हो, लेकिन यहां इन फॉर्मुलाज को जरूर याद करो, ताकि ऐसा ना हो कि इन सारे फॉर्मुलाज को याद करने के चक्कर में कोई भी फॉर्मुला आपको ठीक से याद नहीं हुआ है, कोई भी फॉर्मुला ठीक से आपको अप्लाई करना नहीं आता है। तो हर न्यूमेरिकल के अंदर गलती हो, उससे बेटर है कि हम कुछ न्यूमेरिकल्स के अंदर एटलीस्ट श्योरिटी के साथ आंसर तक पहुंच सकें, और बाकी न्यूमेरिकल्स में हम थोड़ा सा गेस वर्क लगा करके उनको आंसर करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां मेरा आपको सुझाव क्या रहेगा कि ये दोनों डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको तो आप बिल्कुल करके आओगे, पूरा करके आओगे। इसके बाद बॉन्ड वैल्यू एंड एन्युइटीज की वैल्यू कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन करना थोड़ा ज्यादा सिमिलर है, फॉर्मुला थोड़े सिमिलर हैं, तो इसको आप याद करके जा सकते हैं। वाईटीएम को भी अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, वो याद करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर बहुत ज्यादा फॉर्मुलेज हो जाएंगे, तो आप उसको छोड़ सकते हो। फॉरेक्स थोड़ा कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन फॉरेक्स से सिंपल आते हैं, लेकिन फॉरेक्स को भी मुझे लगता है कि इफ यू वांट यू कैन स्किप। अगर 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 जब आपको फॉर्मुलाज को याद करने में दिक्कत हो रही है, तब जाकर के आप इन फॉर्मुलाज के अंदर से कुछ फॉर्मुलाज को पिक एंड चूज करिए, ताकि इनके क्वेश्चंस आपके बिल्कुल गलत ना हो। बाकी जो फॉर्मुलाज हैं वो आप वहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाकर, थोड़ा सा लॉजिक लगा करके उनको आंसर करने की कोशिश करिएगा, या फिर फॉर्मुलाज अगर थोड़े बहुत भी याद हैं इन कुछ में से, तो उसको वहां टूटे फूटे तरीके से लगाइए, जो सिमिलर आंसर सा लगता है उसको वहां पर पिक एंड चूज करिए। न्यूमेरिकल्स यूजुअली जो आपको आएंगे एग्जाम के अंदर, वो आपको 2 नंबर के आएंगे, ठीक है, खास तौर पे बॉन्ड से जुड़े हुए जो न्यूमेरिकल्स होंगे, चाहे आपके फॉरेक्स अरिथमेटिक से, वो आपको 2 नंबर के न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल्स को अगर आप करेक्टली सॉल्व कर देते हो, तो आप समझ रहे हो 50 मार्क्स के थ्रेशोल्ड को क्रॉस करना बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। तो न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल भी इग्नोर करके मत जाएगा, कैलकुलेटर वहां पर अवेलेबल है, ठीक है, तो कैलकुलेशंस जो में मिस्टेक होने वाली है वो आपकी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपको रफ शीट अवेलेबल होती है, पेन अवेलेबल होते हैं, कैलकुलेटर अवेलेबल होता है, सो यू कैन डू वेल देयर, राइट। सो इन चीजों का ध्यान में रखते हुए आप एग्जाम की तैयारी करिए, पीपीपी के लिए पढ़ते रहिए, उसके बाद एएफएम की तैयारी करिए, और हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए। जैसे भी वीडियोस आपको मिलती हैं उनमें आपको कुछ फायदा होता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और मुझे इसी के साथ दीजिए इजाजत। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।